नमस्कार सभी को। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। नमस्कार रूबी जी। हम्म, नमस्कार नमस्कार सभी को। मनीष भाई, पिछली क्लास में जो गुरुजी ने जो लिखवाया था ना कि मतलब सूर्य किस किस राशि में मतलब शत्रु को मानता है, वो हम एक बार पढ़ रहे थे। जी। तो ध्यान से अगर आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि मतलब शत्रु और मित्र में भी ना कुछ चूजी हो गया है। जैसे अगर थोड़ा सा रिवाइज अगर हम लोग कर लेते हैं तो अगर सूर्य का देखिए, जो दो शुक्र का जो दोनों राशि है वृष और तुला, और जी। शनि का एक कुंभ में वो अपने को शत्रु मान रहे, बट मकर को शत्रु नहीं मान रहे सूर्य, है जी। ना। जी। और देखिए मिथुन को मान रहे पर कन्या को नहीं मान रहे, सॉरी मकर को भी मान रहे हैं। मतलब यानी कि शुक्र और शनि का दोनों राशियों को मान रहे हैं। जी। और मतलब मिथुन को मानते हैं बट कन्या को नहीं मानते हैं। जी। उसी तरह से अगर आप और भी देखिए तो वहां पर भी मतलब चंद्रमा भी देखिए तो वो शुक्र के दोनों राशियों से चंद्रमा का बैर है। और जी। शनि का लेकिन एक ही से दुश्मनी कर रखे हैं, कुंभ से, जी। लेकिन मकर से नहीं किए हैं, हाँ। है ना। तो मतलब मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई अच्छा सा लॉजिक तो होगा जिसको हम लोगों को ढूंढना चाहिए। वो लेकिन आप आप ढूंढ वो आप ढूंढ चुकी हो, बता दीजिए। नहीं नहीं, अभी हम जस्ट हम तो क्लास शुरू होने से पहले रिवीजन देते हैं ना। तो अभी एक मंगल का भी एक मजेदार चीज देखिए ना, मंगल का धनु मीन, मतलब देखिए धनु का जितना भी, जैसे देखिए धनु मीन मिथुन तुला कन्या। अब इसमें सिमिलैरिटी देखिए कि बुध का दोनों राशि आ गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुला ही है और धनु है। लेकिन मीन से दुश्मनी नहीं करते मंगल। हम्म। तो ऐसा क्यों है? क्यों अग्नि तत्व का फायरी में जाकर के वो अपना पोजीशन खो देते हैं क्या? क्योंकि देखिए धनु में तो दुश्मनी बोल रखे हैं और मीन में बोल रहा है मित्रता है। अग्नि पानी से हम्म। कैसे लड़ सकती है? पानी आएगा तो अग्नि को बुझना ही पड़ेगा। तो वहां तो मित्रता है, अच्छा। मुसीबत तो ये है ना। वहाँ वहाँ सही बात। मित्रता बताई गई। वहाँ मित्रता बताई गई है ना। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी हम जस्ट देख रहे थे। अब देखिए बुध को देखिए, कर्क दोस्ती है, मीन दोस्ती है, वृश्चिक दोस्ती और कुंभ दोस्ती है। यानी कि अब ये बुध जो है वो धनु से दोस्ती नहीं करता है, मीन से दोस्ती कर रखा है। हम्म। वो अगर सोच हम रहे होंगे ध्यान, कि अगर मित्रता कर लेंगे तो शायद ना बुझाए पानी। बुध का देखिए मकर से दोस्ती नहीं है, यानी कि बुध क्या काम नहीं करना चाहता है क्या? बैठ बैठ के ज्ञान लेना चाहता है कुंभ में। नमस्कार। नमस्कार दीदी। और क्या बातें हो रही हैं? और इधर देखिए ना बृहस्पति का ना, दोनों बुध और दोनों ही माने शुक्र से दुश्मनी मोल रखा है। मतलब शुक्र देव बुध देव माने बृहस्पति देव ने शुक्र और क्या नाम है इसका, बुध, शुक्र और बुध दोनों को ही दुश्मन मान रखे हैं। हम्म। उनका चारों राशियों से दुश्मनी है। और शुक्र का देखिए तो सिंह वृश्चिक कर्क और धनु, मतलब बहुत ही चूजी हो जा रहे हैं जेमिनी शास्त्र में जो प्लैनेट्स हैं कि किससे दोस्ती करना है और किससे नहीं करना है। वो जो है पाराशरी ज्योतिष, इनको आपस प्रणाम में गुरु जी। मतलब मैचिंग नहीं होना है। गुरु जी आ गए, प्रणाम गुरु जी। नमस्कार नमस्कार आप लोगों को। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी, धन्य प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम। और बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के? हालचाल गुरु जी ठीक है, इस समय बड़ा टिपिकल चल रहा मैटर ये। क्या मैटर टिपिकल हो गया? यही इस समय अभी पिछली जो क्लास आप पढ़ाए थे। हाँ, हम्म। ये तो आसान क्लास है। क्लास टिपिकल कहाँ है? हमको पढ़े नहीं यदि नहीं गुरु जी, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्पी वाला ये बात है कि भैया एक ही ग्रह का मतलब दो तरह का राशि हो जाने से किसी को दुश्मन मान रहे और किसी को दोस्त। जैसे मंगल जो है वो धनु को शत्रु मान लिए और मीन को दोस्त मान रखे हैं। तो अभी राकेश जी बोल रहे थे कि पानी से कैसे लड़ेगा, अरे पानी को ही तो दोस्त बना रखा है उन्होंने। चलिए। तो मंगल को वहां पर शायद ज्ञान मिल रहा होगा, इसीलिए दोस्ती कर वो रखे हैं कह रहे क्या? हैं ना, डर के आगे जीत है, तो डर रहे होंगे तो दोस्त बना लिया कि शायद ना बुझाए। गुरु जी ऐसे याद कर सकते हैं कि मंगल द्विस्वभाव राशि के साथ शत्रुता रखता है।
सूत्र निकालिए, कोई ना कोई सूत्र निकल जाए। हमारे पास अभी तक सूत्र नहीं निकला है, ठीक है ना? तो आप लोग निकाल लेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, है ना? जी। तो और निकल जाएगा। रूबी उसमें महारत रखती है, आप लोग उसको कुछ सपोर्ट कीजिएगा तो वो निकाल लेगी। हम लोग कौन से श्लोक तक पहुंचे थे रूबी? 55। मतलब 55 तक पहुंच गए थे ना। क्या क्या पढ़ा दशाओं में? कुछ आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को दशा में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा आपने? संक्षेप में 2-4-5 मिनट में, यदि 2 क्लास से मैं चरदशा ही पढ़ा रहा हूँ, आज शायद समाप्त कर पाऊं या ना कर पाऊं, कोई बात नहीं है, तो क्या समझ में आता है कि चरदशाओं से क्या बोल सकेंगे? मैं बोलूं क्योंकि गुरुजी? जो बोलना है वो चरदशाओं से ही बोलना है, ठीक है ना? मैं बोलूं हाँ गुरुजी, मुझे कुछ हाँ समझ हाँ। में मतलब जितना मुझे याद है मैं बताना चाहती हूँ कि चर दशा जब भी हम लोग देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कि उस दशा के पंचम और नवम में, उस दशा का जो पंचम और नवम में कौन सा प्लैनेट गया है, मतलब उससे नीच राशि का प्लैनेट अगर बैठ जाए तो वो दशा जो है वो बहुत अच्छा फल नहीं देगा। और उसके बाद ये देखे थे कि वो जो जिस राशि की दशा चल रही है वो अपने शुभ राशि में है ना अशुभ राशि में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वो मित्र राशि में है ना शत्रु राशि में। ये देखेंगे और देखेंगे कि उससे 2, 3 और 4 में शुभ ग्रह हैं तो वो दशा जो है अंतरदशा वो अच्छा जाएगा। और महादशा से जब अंतरदशा जब चलेगा तो महादशा का फल नहीं मिलेगा, वो अंतरदशा का ही, अंतरदशा वाले चर दशा का ही फल मिलेगा। और उससे भी हम लोगों को 5 और नवम में और 2 चीज देखना है गुरुजी कि उसका पंचम और नवम में शुभ ग्रह होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और नहीं तो पंचम और नवम के जो स्वामी हैं उनको भी अगर शुभ स्थिति में है तो अच्छा फल मिलेगा। अगर पंचम और नवम के स्वामी भी अगर नीच राशि में चले गए तो वो जो चर दशा है वो अच्छा नहीं देगा। और ये भी देखेंगे कि अगर गोचर में भी अगर उस राशि के ऊपर से, चर राशि के ऊपर से अगर कोई शुभ प्लैनेट का गोचर हो रहा है तो वो भी थोड़ा अच्छा फल देने का कोशिश करेगा। और अगर दो मतलब एक अशुभ महादशा है लेकिन शुभ अंतरदशा है चर का, तो वो थोड़ा अच्छा फल दे देगा। अभी तो इतना याद है गुरुजी। ऐसी नहीं रूबी जी, जब 2 शुभ ग्रहों के बीच में यदि पाप ग्रह की दशा आ जाए तो वो भी शुभ चली जाती है। और हाँ तो अगर आप भी बोलिए गुरुजी को, आप भी बोलिए। निरुपमा जी बोलिए। शुभ ग्रह कहाँ, तो शुभ राशि बोली जाएगी ना अगर बोला जाए, दशा हाँ राशि की चलेगी ना। हाँ, शुभ राशि के बीच में अगर कोई एक अशुभ राशि भी आ जाती है तो वो भी शुभ राशि में हो जाती है, और ऐसे इसका उल्टा विपरीत भी होता है। और अगर हम कोई भी दशा हो उसको लग्नवत कर लें, और जैसे रूबी जी ने बताया था 5-9 तो कि अगर जैसी स्थिति बताई थी वो सही है, और अगर 6-8-12 के कोई ग्रह होता है तो उसकी जो अगर राशि की दशा चलेगी तो वो अच्छी नहीं रहेगी। और ऐसे ही उन्होंने केतु और राहु के लिए बताया था कि जो केतु होता है वो 8, 9, 10 और 11 में बैठा हो तो अपनी राशि का अच्छा रहता है, और राहु अगर 11, 12 और 1, 2 में हो तो वो अच्छा ही फल देता है। गुरु जी हम सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। किसने नोट बनाए हैं? आशा भगत जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नोट्स तो बना लेते हैं। गुरु क्या जी क्या आपने लिखे हैं? एक बात कही थी कि जैसे कोई जब शुभ ग्रह
अगर बैठा हो स्टार्टिंग में, जब महादशा या दशा स्टार्ट होती है, तो उसमें जो अगर शुभ ग्रह बैठा है तो वो अच्छी जाती है। अगर मतलब कोई पाप राशि की भी दशा चल रही हो उसके बावजूद भी, और अंत में अगर 12वें स्थान पर केतु या मंगल हो या फिर शुक्र और चंद्रमा हो तो अच्छी नहीं जाती है उसकी दशा, या शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो भी नहीं अच्छी जाती है। गुरु जी, ये आप बताए थे जैसे यदि दशानाथ जो राशि की दशा है, अगर उस पर 12वें राशि में चंद्रमा शुक्र है तो राजा का कोप, और क्या मंगल केतु शनि हो तो अग्निकांड आदि होता है। तो यदि चंद्रमा और शुक्र है अगर 12वें में, तो उसमें राजा का कोप क्यों? चंद्रमा को तो राजा डायरेक्ट बोला भी जाता है, और शुक्र इसीलिए कि शुक्र समर्थ है। तो आज के जीवन में जो समर्थ है वो एम्प्लॉयर है आपका, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के साथ आपका अच्छा भी व्यवहार नहीं रहेगा, या एम्प्लॉयर आपसे बहुत प्रसन्न नहीं रहेगा, ऐसा कह सकते। मैं कुछ और सुनना चाह रहा था, आप लोग हमको सुना नहीं पा रहे हो। गुरुजी, और आपने कहा था जो वृश्चिक से लेकर के 4 राशियां जो हैं, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, इसमें अगर राहु बैठा हो तो वो अच्छा फल देगा। और यहाँ से भी इसके त्रिकोण में भी शुभ प्लेनेट बैठना चाहिए जब राहु का अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चले। और कुंभ से लेकर के 4 राशियां जो हैं, कुंभ, मीन, कुंभ के बाद कुंभ, मीन और मेष, यहाँ पर अगर केतु बैठा हो तो वो भी अच्छा फल देगा, अगर उससे अगर त्रिकोण में अगर शुभ राशि शुभ ग्रह बैठे हुए हो तो। राहु केतु केतु 8 के बारे में ये बताया था गुरु जी आपने। केतु की 8, 9, 10, 11 4 राशियां थी, आप लोग और राहु चलो के डिस्कस करो, अच्छा लग रहा है हम लोग, आप लोग बोल रहे हो हमको अच्छा लग रहा है। जब तक मैं समझ न लूं कि हम संतुष्ट न हो जाऊं, तब तक मैं चुप ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है। जब राहु की दशा, जैसे राहु अगर 11वें में बैठा हुआ होता है तो अच्छा ही फल देता है वो। ये और एक बार और बोली थी कि जब मारक भाव में 2 और 7 में अगर पापी ग्रह होते हैं तो मतलब सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा जो है दंड या बंधन, या फिर मतलब विदेश में कुछ ऐसा कुछ भी समस्या आ सकती है। रुचि, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो। एक सबसे पहले तो जल राशि का बल कितना है, पूर्ण बली है, मध्य बली है, अल्प बली है। जो राशि जितनी बली होगी उसे के अनुसार में वो फल करेगी। उसके बाद जो मोटा मोटा हमने लिया था कि जिस राशि से 5, 8, 9 में अशुभ ग्रह बैठेंगे तो अशुभ फल होगा, और 5, 8, 9 में शुभ ग्रह बैठेंगे तो शुभ फल होगा। इसके अलावा 3 और 6 में अशुभ ग्रह बैठेंगे तो शुभ फल होगा, और एकादश भाव में शुभ अशुभ कोई भी ग्रह बैठे तो भी शुभ फल मिलेगा। ये मोटा मोटा था। इसी तरह अगर 3 और 6 में शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो दशा उतनी अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा हमको राशि की दशा से चर कारकों को भी लेना है। सपोज वो जिस राशि की दशा है, वो जिस राशि पे दृष्टि डाल रही है, उसमें आत्म कारक, अमात्य कारक, कोई भी कारक है, तो उस राशि की दशा में वो राशि क्योंकि दृष्टि पड़ रही है वो भी एक्टिव हुई तो उसका फल भी मिलेगा उसके अनुसार से कि वो उसमें शुभत्व है, अशुभत्व है, कितना बल है, क्या है, वो भी एक्टिव हो जाएगा तो उसका भी फल हमको मिलेगा। ये चीज एक कही थी। और हाँ, ये भी था कि अगर ज्ञाति कारक को एक्टिव कर रहा है तो ज्ञाति कारक हमको 6, 8, 12 के फल दे सकता है। अब वो परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि कौन से फल मिल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर कुछ अशुभ फल कर सकता है उस दशा में। और जैसे मोटा मोटा हमने देखा था चार कारकों के अलावा ग्रहों के अपने कारकत्व कि जैसे सूर्य है तो सूर्य पिता का कारक है, उसको देख लेंगे। मंगल है जैसे चोट चपेट दुर्घटना देता है, अगर सही उसमें पोजीशन में नहीं है, अशुभत्व के साथ है, बुध है तो वो व्यापार में कमी दे सकता है। इस तरह से ग्रहों के अपने कारकत्वों के हिसाब से भी वो राशि में कौन एक्टिव हो रहा है किस राशि की दशा में,
और पॉजिटिव है तो वो शुभ फल भी उस तरह से देखे जा सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसे स्थिति बन रही है दशाओं के। फिर राहु केतु का तो जो बता दिया है कि 8 9 10 11 में राहु को स्वराशि का माना जाता है, उसमें बैठा होगा और उस राशि की दशा होगी तो शुभ होगा। लेकिन कहीं अन्यत्र किसी राशि की दशा है उसमें बैठा होगा राहु तो वो अशुभ फलप्रद होगा। इसी तरह केतु की अपनी राशियां दी गई हैं, 11 12 1 2 है शायद। तो इसमें बैठ के अगर उस राशि की दशा होगी तो शुभ फल होगा, अन्यत्र बैठ के अगर वहां पे केतु होगा तो उस राशि की दशा अशुभप्रद होगी। और दशा राशि से अगर दूसरे और पंचम भाव में सौम्य ग्रह है तो भी राजकीय लाभ मिलेगा और शुभ फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक चीज आपने बताई थी कि जन्म काल में जिस राशि की जो दशा है, सपोज नेगेटिव दशा है लेकिन गोचर के समय में वो पॉजिटिव हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वो उतना नेगेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी। और जन्म काल के समय में बहुत पॉजिटिव दिखता है लेकिन गोचर के समय में स्थिति उस राशि में अशुभ हो गई तो फिर वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, मध्यम फल हो जाएगा। एक चीज ये भी बताई थी। और दशा राशि से चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह होगा तो स्थान हानि भी बताई थी। इसी तरह से पंचम भाव में अशुभ ग्रह होगा तो पुत्र से संबंधित पीड़ा बताई थी। इसी तरह से नवम भाव में होगा तो पिता से संबंधित पीड़ा बताई थी। दशम भाव में पाप ग्रह होगा तो कार्य क्षेत्र की परेशानी वगैरह बताया था। इस तरह से भी बताया था। और इन्हीं जगहों में अगर शुभ ग्रह होंगे इन्हीं स्थानों में तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जो जो हम अभी अभी नेगेटिव बता रहे थे। और मोटा मोटा तो यही था। इतना ही ध्यान आ रहा है मुझे। थोड़ा तो हमारे अ, मन को भाया, ठीक है ना, क्योंकि नई अंग्रेज या आशा भगत जी नहीं आ रही आवाज, आज आपका कोई सिस्टम में फॉल्ट हो गया। एक बार बाहर निकल के फिर से एंट्री कर लीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए, या कोई बच्चा हो घर में तो उससे सलाह ले लीजिए। तो भाई, हाँ बोलो बोलो रंजीत पटेल बोलो। नहीं गुरु, मैं नहीं बोल रहा। नहीं बोल रहे हो? गुरुजी आपने ये भी बोला था कि शनि और जैसा ग्रह हो उसको भी देखना है, खाली हम केतु या मंगल ऐसा ही नहीं सोचे, पापी ग्रह भी होता है अगर, तो उसको भी अपनी समझ के साथ उसे उसका आकलन करना है, राहु या कुछ हो। हम्म। तो अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, और भी जैसे कि दीप्ति ने कई विषय पढ़ा है हमारे साथ, आशा भगत जी ने कई विषय पढ़े हैं, अनुराधा जी ने कई विषय पढ़े हैं, रूबी आप लोग सब लोग ऐसे हैं जो एक से अधिक विषयों को पढ़ करके जेमिनी में आए हुए, ठीक है ना। हमको पता है कि क्लास में सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, अच्छे तरह से समझते हैं, ठीक है, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, वो अलग है। बताने के क्रम में हम यदि सिर्फ ये कहेंगे कि इसकी दशा अच्छी होगी और इसकी दशा बुरी होगी तो हम आपको ज्योतिष थोड़ी बना रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा अच्छी होगी तो क्या हो और बुरी होगी तो क्या हो। ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। राहु 8 9 10 11 राशि में बैठा हो, केतु 11 12 1 2 राशि में बैठा हो तो अच्छा फल करेगा, और अन्यत्र बैठा हो तो बुरा फल करेगा। तो ये फल करेगा क्या, इसको हम कैसे समझेंगे? कुछ दीप्ति ने बोला सूर्य पिता, ऐसा कुछ दो चार बारी बोलने का प्रयास किया, इसलिए कहा कि थोड़ा मेरे मन को भाया भी। क्योंकि दशाओं से ही आपको रिजल्ट बोलना है, और कोई रिजल्ट होगा नहीं होगा ये
कारकत्व कारकत्व कारक ग्रह, अन्य ग्रह आपको बता देंगे। उसका रिजल्ट कब प्राप्त होगा ये दशा आपको बता देंगे, लेकिन अच्छा होगा बुरा होगा ये आप बोल लोगे, लेकिन रिजल्ट में क्या होगा आपको ये बात बहुत सलीके से सीखना होगा। क्योंकि गुरु की ग्रह की दशा है नहीं कि आप ग्रह के स्वामित्व के आधार पर, कारकत्व के आधार पर, काल पुरुष के पत्रिका में स्वामित्व के आधार पर, नैसर्गिक शुभ अशुभ के आधार पर आप रिजल्ट बोल रहे हो। यहाँ तो वो बात है नहीं, यहाँ तो राशि की बात है, राशि की दशा हो। तो राशि की दशाओं में हम उसके फल को स्पष्टता से कैसे बोल पाएंगे? क्या इसका जवाब कोई दे पाएंगे? आचार्य जी, आपने जो बताया था ना कि 3 दूसरे और चौथे और जो अर्गला बनती है, तो वो उसका अगर प्रति अर्गला नहीं होती तो वो जो राशि होती है उसमें भले ही 1-2 ग्रह अशुभ भी हों, लेकिन वो पूरा का पूरा भाव शुभ फल देता है और उसकी दृष्टि जिस जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फल भी शुभ हो जाते हैं। हाँ, तो ये शुभ हो जाते हैं, तो शुभ को तो हमको भी पता हो गया शुभ हो जा रहे हैं। क्या शुभ होंगे? उस भाव से संबंधित जितने कारकत्व होंगे। एक तो समझ में आ गया कि उस भाव से संबंधित जितने कारकत्व होंगे, और तो जो आप सर बताइए। जहाँ दृष्टि डाल रहे हो वहां का भी रिजल्ट मिल जाएगा, शुभ या वो अशुभ जो भी बन रहा हो। नहीं तो भाई उदाहरण लेकर के बताओ हमको क्या होगा। शुभ और अशुभ तो सुनना ही नहीं चाहता ना मैं। जो उनकी म्यूचुअल एस्पेक्ट्स रहते हैं ना, आपस में जो दृष्टि करते हैं दोनों राशियां एक दूसरे को, तो उससे संबंधित वो जो जिस भाव में होंगे और ग्रह भी बैठे होंगे वो अपना नैसर्गिक फल अवश्य करेंगे। गुरुजी मैं बोलूं थोड़ा? हाँ हाँ बोलिए। मान लीजिए गुरुजी, अगर किसी राशि की दशा चल रही है और उसमें अमात्य कारक बैठा हुआ है, ठीक है ना गुरुजी, तो अमात्य कारक जो है वो उस जातक के जीवन का उद्देश्य पूर्ति के लिए है। और अगर उस पर आत्म कारक का दृष्टि पड़ जाए, मतलब कि राशि में दशा में, तो उसको उस समय धन की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि आत्म कारक के ऊपर अमात्य कारक का दृष्टि पड़ रहा है, उस राशि से भी दृष्टि पड़ रहा है। मतलब चर राशि में है तो स्थिर राशि से अगर दृष्टि पड़ रहा होगा तो उस समय उसको जॉब लगने का संभावना है, क्योंकि अमात्य कारक धन का कारक है, इसलिए वहां पर ऐसा पड़ रहा होगा। अब मान लीजिए भ्रातृ कारक का भी दृष्टि पड़ रहा होगा, तो वो इंसान जो है वो बहुत पराक्रम कर रहा होगा, अपना पराक्रम भी दे रहा होगा। और 3rd हाउस का भी है, तो मंगल जैसे अगर प्लैनेट होंगे तो उसको भाई से भी लाभ मिल सकता है, कि भाई के साथ मिलके भी कोई जॉब कर ले या बिजनेस कर ले, क्योंकि धन आने का समय स्टार्ट हो गया है। और वहां पर अगर मान लीजिए ज्ञाति कारक का भी दृष्टि आ गया उसी राशि पर, जिस राशि चर राशि की दशा चल रही है, तो वहां पर उसको बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो 6-8-12 का भी ज्ञाति जो कारक है वो अपना प्रभाव लेकर बैठा रहता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि ज्ञाति कारक की दृष्टि पड़ रही है, तो धन तो कमाएगा लेकिन वहां पर उसको संघर्ष भी आ जाएगा, क्योंकि ज्ञाति की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर मान लीजिए गुरुजी, मतलब एक ऐसी चर राशि की दशा है जहां पर उसका पंचम का हाउस बैठा हुआ है, मतलब पंचम जो है पितृकारक ग्रह बैठा हुआ है, तो उस समय वो एजुकेशन के लिए जाएगा। वो तो उम्र देख के देखेंगे ना, कि 24 साल का है तो सोचेंगे कि शायद वो अपना पढ़ाई के लिए जा रहा होगा, और अगर उसका उम्र 30 के ऊपर है तो सोचेंगे कि उसको संतान की प्राप्ति हो रही होगी। हम लोग, क्योंकि वो पंचम है, उसको संतान भी दे सकता है, क्रिएटिविटी कर सकता है। अब उस राशि पर पड़ने वाली चर कारकों की दृष्टि से हम लोग फलित करेंगे गुरुजी। सचदेवा जी, सोच रहे हैं आप आसपास गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, नारायणा, द्वारिका आदि का भ्रमण हम करें,
और उधर जितने हमारे विद्यार्थी हैं उनसे मुलाकात हो। तो गुड़गांव कब आए सचदेवा जी, बताइए। आवाज सुन पा रहे हैं सचदेवा जी? चलिए, अभी लगता है कि वो सीट पे नहीं है। 2 मिनट हम बोल लेते हैं, ज्यादा देर नहीं बोलेंगे। राशि के गुण स्वरूप को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। भाव के कारकत्वों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ग्रह के कारकत्वों को जानते हैं। और ये जो चर कारक है, आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, इसके भी रिजल्ट को हम लोग जानते हैं। तो जिस राशि की दशा होगी और जिस राशि की अंतर्दशा होगी, तो विशेष रूप से जिस राशि की अंतर्दशा होगी उस राशि के ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। अब किन किन ग्रहों का प्रभाव से मतलब है कि कोई ग्रह वहां स्थित हो सकता है और किसी ग्रह की वहां दृष्टि हो सकती है। क्लियर है? आप लोगों को कारकांश में मैंने पढ़ाया हुआ है, कारकांश लग्न में, कि स्थिति और दृष्टि का एक ही रिजल्ट। ठीक है ना? आप लोग उसको पीछे जाइएगा तो समझ में आए। तो जिस राशि की अंतर्दशा है उस राशि के ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, पहले ग्रह का प्रभाव समझ लेंगे। तथा वो ग्रह, जिन ग्रह का प्रभाव है, वो किस कारक के अंतर्गत आते हैं, आत्म कारक, अमात्य कारक, जो भी आते हैं, अगर वो आते हैं, वो किस प्रकार के कारकत्वों को लेकर के आते हैं। तथा प्रभाव डालने के बाद भी वो उस राशि से किस राशि में स्थित है। कहते हैं ना 5, 8, 9 या जो भी हो, दूसरा, पांचवा, तो उस राशि से वो कितने नंबर पे स्थित है, उसके विषय में कुछ जेमिनी ने बताया क्या? तो इन सभी स्थितियों को देखने के बाद हमको उस राशि के गुण स्वरूप तथा वो राशि जिस भाव में पड़ रहा हो उस भाव के कारकत्व तथा उस पे जिस कारक की दृष्टि हो तथा जिस ग्रह का प्रभाव हो उसका प्रभाव तथा उसके बियॉन्ड 12 के 12 भावों में कौन कौन ग्रह बैठा हो उसका प्रभाव लेकर के जो रिजल्ट बोलना होगा वो हम बोलेंगे। उदाहरण लेकर के आएंगे, बाद में आप लोगों को समझ होगा। तो वहां ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा होगा बुरा होगा, नहीं बोलेंगे। आत्मकारक है तो रूबी जो बताना चाह रही थी ठीक ही है कि आत्मकारक के जैसा फल बोलेंगे। अमात्य कारक है तो अमात्य कारक का फल बोलेंगे। साथ में बुध है तो बुध के गुणों के आधार पर फल बोलेंगे। राशि मकर राशि है तो मकर राशि के गुणों के आधार पर फल बोलेंगे। तो यहाँ पे फल कहने के लिए हमको इतने बातों का विचार करने की जरूरत है। ये एक पहला
विचार करने का तरीका हो गया, बिल्कुल सरलता से समझने की जरूरत। और दूसरा, विचार करने के तरीके को अलग से बताना चाहते हैं। ये पूरे चर दशाओं में आप इस तरह इस जिस राशि की दशा होगी उसको इस तरह से विचार कर लेंगे। और दूसरा विचार करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा कि जिस राशि की दशा है, अब दशा बोल रहे हैं तो आप अंतरदशा को ज्यादा लीजिएगा, ठीक है। जिस राशि की अंतरदशा है, क्या उस राशि के लिए अर्गला का निर्माण हो रहा है? तो यदि उस राशि के लिए अर्गला का निर्माण हो रहा है तो उस राशि के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये हमने पहले कहा, अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कहा गया है कि अर्गला का निर्माण होगा, चाहे वो शुभ ग्रह बनाए या अशुभ ग्रह बनाए, उस राशि के लिए, जिस राशि से अर्गला का निर्माण होगा उसको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अर्गला बनाने वाले ग्रह मंगल हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं, और राहु हो सकते हैं, केतु हो सकते हैं, सूर्य भी हो सकते हैं। तो कुछ बातों को छोड़ करके सूर्य में भी अशुभता बताई गई है। तो ये सारे उसको शुभ प्रभाव देंगे। सूर्य होगा राजकीय सुख दे देगा, मंगल होगा साहस की वृद्धि करा देगा, भाई से सुख प्राप्त करा देगा, सेना में नौकरी प्राप्त करवा देगा। बुध है तो व्यापार प्रारंभ करवा देगा, किसी शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम आतुर हो जाएंगे। गुरु होगा तो धन हो सकता है, पुत्र हो सकता है, मांगलिक कार्य करा सकता है। शुक्र होगा तो हम अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अग्रसर रहेंगे और किसी भी प्रकार के फल को प्राप्त करेंगे। स्त्री की प्राप्ति होगी, शुक्र है, स्त्री की प्राप्ति होगी अगर हमारा स्त्री प्राप्ति का उम्र है। शनि होगा तो हमारे टाइम को करेक्ट करेगा और जो भी कार्य चल रहा है उसमें निरंतरता प्रदान करेगा। क्या इसके बाद पापत्व तो नहीं रहेगा शनि का? वो भी रहेगा। क्या मंगल का फोर्स नहीं होगा? वो भी रहेगा। क्या सूर्य की क्रूरता नहीं होगी? वो भी होगा। तो थोड़ा बहुत अशुभ भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन अर्गला जो निर्माण करता है वो दृष्टि से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम पराशरी ज्योतिष में कहते हैं कि पंचम भाव का फल सूर्य कर सकता है, बिना पंचमेश को प्रभावित किए हुए, बिना देखे हुए, बिना सुने हुए भी पंचम का फल सूर्य कर सकता है। तो उसी तरह से अर्गला बिना देखे उस भाव का फल कर सकता है जिस भाव से अर्गला या जिस राशि से अर्गला बन रहा। क्लियर हो गया? तो दो प्रकार से फलों को अलग अलग देख लेंगे। अगर अर्गला नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको फल को लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो सिर्फ यही देखना है कि जिस राशि की दशा है उस राशि में कौन ग्रह बैठा है, कौन उसको दृष्टि डाल रहा है, और जो राशि है वो किस भाव में स्थित है। बस इसका जो है सो प्रभाव लेकर के और अपने क्लाइंट को दे देना, इसी से बात बन जाएगी। समझ में आ गया? तो ये दो प्रकार से हमको चिंता करते हुए अंतरदशा के फल को कहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो
इसमें अब सिर्फ हम लोग आगे हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, जितना बच गया है चरदशा, उसको पढ़ने के क्रम में ये चीज सीखना जरूरी है कि फल क्या होगा, कामयाबी मिलेगी या नहीं, तरक्की मिलेगा या नहीं, पुत्र होगा या नहीं, शादी होगी कि नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, यात्रा होगी कि नहीं। अच्छा होगा में तो यात्रा भी हो सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है, शादी भी हो सकती है, क्या अच्छा हो। आपको ये रिजल्ट बिल्कुल छान के निकाल लेना है कि क्या रिजल्ट होगा, और इसको इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। झिष्ट यही है, पढ़ा मैं क्या रहा हूं ये भूल जाना। ये भी भूल गए कि 5वां 9वां 8वां में बोले थे कि शुभ अशुभ ग्रह रहेंगे तो अच्छा फल नहीं होगा। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि वो राशि किस स्थान में है, उस राशि के ऊपर किस वो कौन सा ग्रह बैठा है, उस राशि के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, ये नहीं भूलना है। प्लस उस राशि से 12 भाव में किन किन भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं ये देखना जरूर। तब ना हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि दूसरे में कौन बैठा, 5वें में कौन बैठा, 8वें में कौन बैठा, 9वें में कौन बैठा। तो क्या 5वें 9वें 8वें का प्रभाव होगा, तीसरे छठे का प्रभाव नहीं होगा, उसका भी प्रभाव होगा। 10वें का प्रभाव नहीं होगा, उसका भी प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा, तो अपने भाव के कारकत्वों से संबंध रखते हुए प्रभाव होगा। इस तरह से विषयों को लेकर के चलेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कहीं बताओगे शुभ होगा अशुभ होगा, कहेगा कौन सा गुरुजी पढ़ाया है इसको जो है शुभ अशुभ बोलता है, तोते के समान और कुछ बोलता ही नहीं। ठीक है ना, तो आप लोग इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दें कि फल क्या होगा। सूर्य के 5 फल बता दीजिए, ठीक है ना। अगर सूर्य का प्रभाव है उसमें से जरूर कोई ना कोई, और उम्र देख करके बताइए कि किस उम्र का जातक, तो फिर आपके जो भी बताओगे वो कभी गलत नहीं हो। ठीक है ना, पढ़ाने के लिए कितना भी पढ़ा लें, संक्षेप दशाओं का यही है। हमने जो पीछे 2 दिन पढ़ाया उसके लिए भी, और आगे 2 दिन पढ़ाएंगे उसके लिए भी, तो इस पे ज्यादा बल देने का जरूरत है। बाकी हमको पता है कि 2-4 बारी दशाओं को याद रखने की जरूरत है, याद रख लेंगे तो अच्छा रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, तो सावधानी से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। ठीक है, आ जाते हैं आशुतोष प्रधान जी, बताइए क्या प्रश्न है, आगे हम बढ़ेंगे अब। गुरुजी, अगर अंतर्दशा राशि के ऊपर कोई भी ग्रह या ग्रह का अगर प्रभाव नहीं है तो क्या उसका साधारण सा फल बोल देंगे उसका भाव के हिसाब से? उसके भाव के हिसाब से फल बोल देंगे, तथा उसके स्वामी कहाँ गए हुए हैं, अन्य ग्रह की स्थिति क्या है, उसके आधार पर फल बोल देंगे। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। तो इसको आप 3 पार्ट में ले सकते हैं अगर चाहें। प्रधान जी बहुत अच्छा प्रश्न कर लिए। तो पहला पार्ट ले लीजिए कि उस ग्रह के उस राशि के ऊपर कौन सा ग्रह बैठा, वो कौन सा कारक है, ये दोनों एक साथ दिमाग में ले आइएगा। दूसरा, उसके ऊपर दृष्टि कौन से ग्रह की है और वो कौन सा कारक है, नंबर 1। नंबर 2, जिस राशि की दशा है उस राशि से डिफरेंट 11 भावों में कौन सा ग्रह बैठा है। क्लियर हो गया, कहाँ शुभ ग्रह बैठा, कहाँ अशुभ ग्रह बैठा, अगर शुभ ग्रह बैठा तो उसका इस राशि पे क्या प्रभाव होगा, अशुभ ग्रह बैठा तो उसका इस राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो प्रभाव किसका होगा, जो ग्रह बैठा होगा उसका प्रभाव आएगा। तो दूसरे नंबर पे ये ले लेंगे, और तीसरे नंबर पे अर्गला वाला चैप्टर उठा लेंगे। तो 3 प्रकार से किसी भी राशि की दशा को समझने का प्रयास करेंगे।
तो हमको उम्मीद है कि कोई चूक नहीं होगी और आप लोग अच्छा बता पाएंगे। आशुतोष प्रधान जी, समझ में आया? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी तरह से। तब आगे बढ़ लेते हैं। आप लोगों के भी मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं, चलिए। तो गुरुजी कितना एक चीज पूछना था हमको हाँ, कि जो पूछिए। ये जो बल होते हैं जो हम देखते हैं किसी भी ग्रह को, तो उनका क्या क्या योगदान रहता है, जैसे कि उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर लेंगे, एक बार से और बता दीजिए। बल हम आपको राशि का बल और ग्रह का बल पढ़ा देंगे, ठीक है ना? ठीक है तो गुरुजी। राशि और ग्रह यदि बलवान हो तो पूर्ण फल, पूर्ण फल का मतलब है कि 100% रिजल्ट करेगा, उसमें कुछ रुकेगा नहीं। और बल में कमजोर है तो शायद पूर्ण फल न मिले, ये कह सकें, ठीक है? तो हम अब एक ही चीज बताना बाकी रह गया है मैथमेटिकली, वो है राशि का और ग्रह का बल। बाकी जी और कुछ नहीं बताना रह गया है। बाकी ये चार दशा समाप्त होगा, ये राशि का बल बताएंगे, ग्रह का बल बताएंगे, उसके बाद अभ्यास लेकर के आएंगे, कुछ अभ्यास करेंगे और डायरेक्ट रिजल्ट बोलेंगे, गुरुजी, ठीक अगर है? किसी राशि के ऊपर बुध की भी दृष्टि पड़ती है तो उसका भी बल बढ़ जाता है क्या? हाँ, बढ़ेगा ही। किसी भी राशि के ऊपर, अब ये वहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा है, एक गुरु बुध की बात नहीं है, जितने अधिक ग्रहों का प्रभाव होगा उतना अधिक बल हो जाएगा, ठीक है? ये बल में पढ़ लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, कहाँ तक रूबी कौन से श्लोक तक पहुंचा था? 55 तक। 55। 55 तक पढ़े थे। 55 तक पहुंच गया था। पीछे गुरु जी हमको लग रहा पार्ट नंबर 478 पे पहुंच गए आप। हाँ, पीछे 478 पे पहुंच गए। आजकल लाइव क्लास में आकर के ये नंबर को भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो नया नियम निकाला है, देखिए कैसा रहता है, आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन प्लेलिस्ट में वहीं डाल देते हैं, ठीक है ना? तो सीरियल प्लेलिस्ट से। में आपको वहीं पता मिल जाएगा, ठीक है ना? आगे कहते हैं, जिस पिछला श्लोक जो है 55, 54, 55, कि जिस पर शुभ अर्गल ग्रह की दृष्टि नहीं हो, जो राशि विपरीत अर्गल हो, उस राशि की दशा अशुभप्रद होती है, तथा शुभ ग्रह की दृष्टि राशि की भी दशा निश्चय ही शुभप्रद होती। चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे कहता है, यस्मिन भावे शुभ स्वामी संबंध तुंग खेचरः, स्यात् तद भाव दशायाम तु अत्यैश्वर्य अति ऐश्वर्य ऐश्वर्यम खंडितम, यद भावेश स्वार्थ राशि धिष्ठित धिष्ठति पश्यति, स्यात् तद भाव दशा काले धन लाभो महत्तरः, यस्मात् व्ययगतो यस्तु यस दशायाम धनक्षयः, यस्मात् त्रिकोणगाः पापस तत्रात् शुभ नाशनम, पुत्र हानि पितुः पीड़ा मनस्तापो महान भवेत, यस्मात् त्रिकोणगा ऋष्वे रंद्रे तारकार सूर्यजाः। जिस भाव में शुभ स्वामी या उच्चस्थ ग्रह का संबंध हो, उस राशि की दशा हो, या वो राशि किसी को दूसरे दशा वाले राशि को देखता हो, तो उसकी दशा में विशेष धन लाभ होता है। तो ये बहुत साधारण चीज है, ये आप लोग को रटने की जरूरत नहीं होगी, कि जिस भाव में अर्थात जिस राशि में आप मान सकते हैं शुभ स्वामी मतलब गुरु शुक्र, जैसे ग्रह की बात हो रहा है, बुध चंद्रमा भी ले लीजिएगा,
सूर्य भी शुभ हो सकता है, तथा या उच्चस्थ ग्रह, मकर राशि अशुभ राशि है, मंगल अशुभ ग्रह है लेकिन उच्चस्थ है, का संबंध हो, यदि उस राशि की ही दशा हो अथवा वो राशि जिस राशि को देख रहा हो उसकी दशा हो, तो ऐसे दशाओं में विशेष धन लाभ होता है। ये बात आप लोगों के समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जी जी गुरु जी, समझ में आया। जी समझ आ गया। अब यहां केंद्र में द्विस्वभाव राशियां ही पड़ी हुई हैं, तो एक दूसरे को देखते हैं। यहां बुध पड़ा हुआ है, या तो कन्या राशि की ही दशा हो जाए, या धनु राशि की दशा हो जाए, या मीन राशि की दशा हो जाए, या मिथुन राशि की दशा हो। बुध की तो दृष्टि तीनों पर होगी, ठीक है। या कन्या की ही दशा हो तो भी धन लाभ हो जाएगा, या मीन की दशा हो तो इसमें ये उच्च के ग्रह बैठ करके इस भाव को दृष्टि डाल रहे हैं तो भी आपको धन प्राप्त होगा। तो धन तो लिख दिया गया क्योंकि ग्रह बहुत बलवान है और जीवन बिना धन के नहीं चलता, इसलिए धन प्राप्त होगा। उसमें भी चंद्रमा, गुरु, शुक्र ऐसे ग्रह होंगे तो धन की ही बात होगी। बुध होंगे तो व्यापार में वृद्धि होगा जिससे धन आएगा, ये कह लेंगे। सूर्य होगा तो पदोन्नति होगा जिससे धन आएगा, वो कह लेंगे। मंगल होगा तो जबरदस्ती फोर्स में भी हम किसी से धन प्राप्त करते हैं, या प्रॉपर्टी बेच के या उसके कमीशन से लाभ होगा, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से आप अन्य ग्रह जो भी ग्रह होगा उस ग्रह का जो प्रभाव होगा उससे धन प्राप्ति के संकेत देंगे, ठीक है ना। पैसा मिलेगा, बाप से मिलेगा कि भाई से मिलेगा? तो सूर्य है तो बाप से मिलेगा, मंगल है तो भाई से मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस तरह विषय को सोचना है। अब मकर राशि में कोई ग्रह है तो ये अपने पिछले कुंभ राशि को छोड़ करके, अगर यहाँ कोई ग्रह है मंगल, तो कुंभ राशि को छोड़ करके जहां जहां देखता है वहां वहां निशान लगाते हैं। 2, 5 और 8 इन भावों को देखता है। अब ना मैं उसका क्या कहते हैं, अर्क, अर्क निकालना मतलब समझते हैं ना, या राई से तेल निकालना, सरसों से तेल निकालना। आप लोगों को अब सरसों नहीं बिखेर रहे हैं, तेल निकालने की बात कर रहे हैं कि आप तेल कैसे निकाल लो सीधा सीधा। तो अब ये मंगल इसी की दशा हो जाए तो पहले ये कहाँ है? 5th में, पंचम में है, और दूसरे नंबर पे उच्च का ग्रह स्थित है। तो रिजल्ट बेहतर करेगा। क्या बेहतर करेगा? तो हमको धन देगा और हम विवेकपूर्ण तरीके से धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि पंचम स्थान से विवेक की बात होती है, पंचम स्थान से बड़े व्यवसाय की बात होती है। तो बड़े व्यवसायी हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। पंचम स्थान से संतान की बात होती है। अगर आपका उम्र 60-70 साल का हो गया है तो आपको संतान से पैसे प्राप्त होंगे, चाहे जिस कार्य के लिए प्राप्त हो, संतान से पैसे प्राप्त होंगे। हम ये बोल सकते हैं। तो हमने क्या क्या लिया? मंगल को लिया, पंचम स्थान को लिया, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर के अगर मकर राशि से की बात कर लें और कहें कि त्वरित गति से, मतलब बहुत जल्दी आपको पैसा आ जाएगा, इसमें विलंब नहीं होगा क्योंकि ये चर राशि है,
ठीक है। उसके बाद पृथ्वी राशि है और वो पैसा आपके पास टिकाऊ होगा। तो ये भी यदि हम बोल लें तो हमारे लिए कोई बुराई नहीं। तो या तो इसकी दशा होगी, अब नवम की दशा पड़ जाए तो क्या करेगा, मंगल इसको देख रहा है, तो जो देख रहा है प्रभाव उसका ही होगा। देख किस भाव को रहा है, तो नवम भाव को देख रहा है। वहां कौन सी राशि स्थित है, तो वृष राशि स्थित है। तो नवम भाव, भाग्य में वृद्धि होगी और नवम से पिता, पिता से सहयोग प्राप्त होगा। मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, ठीक है ना। धन का लाभ होगा, कह सकते हैं, ऐसे बातों को कह सकते हैं। भाई से सहयोग प्राप्त होगा। अब इसकी दशा नहीं है, इसकी दशा है, तो क्या इसमें भी वही बात बोला जाएगा क्या? अब तो ये द्वादश भाव हो गया ना, दृष्टि तो वही है और दृष्टि उच्च के मंगल की ही है। दृष्टि प्रभाव में कोई बदलाव नहीं आया है, ये मकर राशि का मंगल ही देख रहा है। और हमारा श्लोक कहता है कि जिस भाव को देखे उस भाव के भी रिजल्ट को अच्छा करेगा। जिस भाव में बैठा उसका तो करेगा ही करेगा, अगर उसकी उस राशि की दशा होगी। इसका मतलब सिंह राशि की भी दशा होगी तो फल अच्छा करेगा। तो सिंह राशि बैठा कहाँ है, द्वादश। तो द्वादश का अच्छा फल क्या होगा, जेल से बेल मिल जाएगा, व्यर्थ की चिंता समाप्त हो जाएगी। ये अच्छा फल हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा सिद्धांत कहता है कि नहीं, उस स्थान का भी फल करेगा, ठीक है। तो ये जो पुस्तक में हम इसीलिए कहते हैं कि व्याख्या अपनी होनी चाहिए, कि धन देने की बात, धन प्राप्त करने की बात लिख दिया गया, उसको हम अक्षरशः उसी रूप में न लें, बल्कि अलग अलग विषयों के हिसाब से प्राप्त कर लें तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कि मंगल यहाँ अपने फोर्स से आपको जेल भेज भी सकता है, अपव्ययी बना सकता है, गलत कार्यों में आपको शामिल कर सकता है, क्योंकि मंगल है और प्रभावशाली मंगल है, उच्च का मंगल है। यही तो हमको अभी पढ़ाया गया। इसीलिए, और वो द्वादश में है, नंबर 1, नंबर 2 इस भाव से अष्टम भी है। तो जिस भाव को देखेगा, वो जिस भाव को, जिस राशि को देखेगा, वो राशि जिस भाव में है उस भाव के रिजल्ट को करेगा ही करेगा। यदि वो दुख स्थान पे का भाव है तो जीवन में दुख भी मिल सकता है। इस बात को हमको नहीं भूलना है। क्लियर हो गया? हमारे श्लोकों में तो एक ही चीज लिखा रहेगा, लेकिन ये गणनाएं तो आपको करनी होगी। अब यहाँ पे दृष्टि है तो देखिए, पराक्रम बढ़ा देगा, भाई को लाभ हो जाएगा, भाई बहन की पदोन्नति हो जाएगी, भाई बहन अगर शादी के योग्य है तो उसके शादी का संयोग बन जाएगा। की राशि भी है गुरुजी। अब एक मिनट, तो इस तरह से हम तीसरे भाव के फल को कह रहे हैं। भाई से धन प्राप्त हो सकता है, भाई व्यवसाय करे तो उसमें लाभ हो जाएगा, भाई का सेना पुलिस आदि में भर्ती हो जाएगा, मंगल है। तो हम लोग इस तरह का फल
इस तरह से फल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अभी जो बताया अब हम आपको फल के साथ बताने का प्रयास करेंगे तो आप लोग ज्यादा समझ पाइएगा। तो आपने समझ लिया कि अगर इसकी दशा है तो क्या होगा और इसकी दशा नहीं है तो ये किसको प्रभावित कर रहा है, उसकी दशा है, तो क्या फल होगा। ठीक है? गुरुजी ये शुभ स्वामी जो बोला गया है ये फंक्शनल बेनिफिट या क्या बोलते हैं नेचुरल बेनिफिट का बात हो रहा है? जेमिनी के आधार पर जो बेनिफिट है, गुरु और शुक्र जो शुभ स्वामी जो बोल रहे हैं गुरु, वो हो तो सकता है रहेगा ही। वो तो कभी किसी मतलब नेचुरल बेनिफिट की बात हो रहा है। जी हाँ। ठीक हो गया? यहां तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं? आशा भगत जी आपने हाथ उठाए हैं, अगर आवाज आ रही है तो बोलिए। आज आज आपका और हमारा ना कहीं कोई गड़बड़ हो गया कनेक्शन। ठीक है ना? चैट कर दीजिए, अगर चैट करते हैं तो चैट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा चैट पढ़ने का। हाँ दीप्ति बताओ क्या प्रश्न है। गुरुजी जैसे ये कन्या लग्न की ही पत्रिका हो और मेष राशि में उच्च का सूर्य हो, तो ये 8वां भाव है। अगर इसकी दशा होगी तो किस तरह से बताएंगे? राशि में बैठा तो उच्च का ग्रह है लेकिन 8वां भाव है। तो रिजल्ट 8वें भाव का करेगा। अगर उस समय वो रिसर्च कर रहा है तो अच्छा है, नहीं तो चोट चपेट दुर्घटना आदि हो सकती है। अब आगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं लिख लेता हूं इसको। इसी तरह से समझने की जरूरत है। भाव से ये मैं संबंधित तो अच्छे परिणाम देगा ना गुरुजी? नहीं सर, भाव का परिणाम आप कोयला निकालने जा रहे हो, आप सोचोगे कि हमारा कपड़ा गंदा ना हो। आप तो सोने के खान में थोड़ी घुसे हो, कोयले के खान में घुसे हो। आप बड़े अधिकारी हो, उससे क्या लेना देना। आप यदि कोयले के खान में मजदूर जाएगा तो उसका भी कपड़ा गंदा होगा, अधिकारी जाएगा उसका भी कपड़ा गंदा होगा। तो यहाँ उच्च का सूर्य है, तो यह अपने अगले स्थिर राशि को नहीं देख करके अन्य स्थिर राशि को देखेगा। तो 5वें को देखेगा, 8वें को देखेगा और 11वें को देखेगा। तो ये वाला रिजल्ट भी पुअर होगा, कमजोर होगा। कुछ अच्छा भी होगा, 8वें से यदि अच्छा रिजल्ट कुछ देखा जाता है तो कुछ अच्छा भी होगा, और छठे से कुछ अच्छा रिजल्ट देखा जाता है तो यहाँ भी कुछ अच्छा भी होगा। लेकिन ये छठे का और 8वें का फल करेगा। अर्थात सूर्य यहाँ बैठा है तो उस समय पे जातक को रोग भी हो सकता है, ऋण लेने की भी जरूरत पड़ सकती है, शत्रु भी हावी हो सकता है, संघर्ष जीवन में बढ़ सकता है, स्टूडेंट है तो कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, उसमें सफल होने का प्रयास होगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये उच्चस्थ सूर्य से दृष्टिपात है। दृष्टि में है। इसमें ये गुरुजी यहीं पे जैसे बताएंगे सर। जस्ट एक मिनट, आप लोगों को भूल गए हैं कि बीच में टोकना नहीं, ठीक है ना? तो ये इसी श्लोक में दिया गया है, इसीलिए इसको पढ़ने की जरूरत है। हम इसको उच्च गुरु का दृष्टि, यहाँ राशियों के हिसाब से बताया गया, उच्च गुरु का दृष्टि हम पराश्री में जाकर के नहीं लगाएंगे। ये बात हम पहले ही मना कर चुके हैं। तो कहेंगे कि सर आप जेमिनी में पढ़ा रहे हो, जेमिनी में लिखा गया है कि यहाँ चूंकि ये ग्रह बलवान हो जाएगा, तो ये ग्रह जिसको प्रभावित कर रहा है उसका फल अच्छा हो जाएगा, उससे संबंधित अच्छे फल हो बुरे फल हो सब ठीक हो जाएगा। बुरे फल हो तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे फल हो तो अच्छा फल मिलेगा, दोनों मिलेगा।
ठीक है। कई लोगों को लगता है कि बुरा फल क्या मिलेगा, क्या रोग ऋण शत्रु, तो ऐसे में आपको एक तो निश्चित है कि रोग ऋण शत्रु आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ उच्चस्थ सूर्य का प्रभाव है तो आप रोग ऋण शत्रु से बाहर निकल सकेंगे, इसका भी सामर्थ्य आपके पास होगा। कहने में इतना ही अंतर रखना है, बाकी रिजल्ट आपको उसका होगा ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समझ में आया दीप्ति? हाँ जी, इसमें जैसे द्वादश स्थान में अपनी राशि को भी देख रहा है, तो उसमें द्वादश के फलों का किस ढंग से बताएंगे? द्वादश के भी फल करेंगे, अपने राशि को देख रहा है फिर भी द्वादश के फल करेंगे। तो कुछ पॉजिटिव भी रहेगा या सारा नेगेटिव ही होगा? कदाचित कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ये तो 8वें में भी पॉजिटिव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना? जी, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने यहां तक समझ लिया, आगे बढ़ लेते हैं। समय ही कम पड़ जाता है, हमको पता नहीं। इसी में अब कोई बात नहीं है, क्वेश्चन है तो मन में रखे ना, ले लेंगे। कहता है कि ये तो आप लोगों ने समझ गया, जिस भाव में शुभ स्वामी या उच्चस्थ ग्रह का संबंध हो, उस राशि की दशा हो या देखता हो तो उसकी दशा में विशेष धन लाभ होता है, और 12वें भाव में हो तो उसकी दशा में धन हानि होती। चलिए, ये तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ गया। जिससे 5वें 9वें में पाप ग्रह हो, उसकी दशा में शुभ फलों का नाश, पुत्र और पिता को कष्ट, मन में संताप होता है। अब ये जो लिखा है कि जिस राशि की दशा हो उससे 5वें और 9वें में पाप ग्रह हो, मान लिया कन्या राशि की दशा है, 5वें में शनि हो और यहाँ मंगल हो। एक तो ये शनि हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये स्वराशि का होगा तो ये उतना बुरा परिणाम नहीं देगा। राहु ले लेते हैं तो राहु भी 10 नंबर में जो है सो अच्छा ही होता है, तो केतु ले लेते हैं, क्योंकि 8 9 10 11 में राहु अच्छा माना जाता है, केतु ले लेते। अब कह रहा है कि पंचम से जिस भी भाव से पंचम और दशम, तो इसमें क्या लिख रहा है? अशुभ फल हो तो पुत्र, ये स्थान किसका है? पुत्र का है, और ये स्थान किसका है? पिता का है। तो पुत्र और पिता को कष्ट होगा। आचार्य जी, केतु तो इसी राशि में अच्छा फल देता है। एक मिनट, एग्जाम्पल है वो, कोई ऐसा नहीं। केतु नहीं अच्छा फल, राहु अच्छा देता है ना 8 9 10 11 में। 8 9 10 11 गुरु केतु का स्वस्थान है, और अच्छा 1 2 11 12 राहु का है। अच्छा, तो यहाँ राहु डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? हो गया खत्म। मेरा ही दिमाग उल्टा चल गया। फिर से समझने की जरूरत है। जिससे 5वें और 9वें में पाप ग्रह हो, उसकी दशाएं शुभ फलों का नाश करती है। तो इसका मतलब है कि ये इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, ये अपने भाव, इस भाव का संबंध भी इससे नहीं है, इस भाव का संबंध भी इससे नहीं है। लेकिन यदि 5वें और 9वें में अशुभ ग्रह हो, तो 5वां में अशुभ ग्रह है तो पुत्र की हानि, 9वें में अशुभ ग्रह है तो पिता को कष्ट, मन में संताप। क्यों? क्योंकि यह स्थान बुद्धि विवेक का है, तो मन हमारा बिगड़ा रह सकता है।
मांगलिक कार्यों में परेशानी, धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठान में परेशानी, इसका मतलब क्या हुआ? अन्य जिन भी स्थानों में ग्रह है, उन स्थानों का फल किसी भी राशि दशाओं में प्राप्त हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें इसी का अंतर आए तभी। कह रहा है इसी की अंतर दशा है, लेकिन उससे 5वें में और 9वें में ग्रह है, इसका कोई संबंध इसके साथ नहीं है। पहले मैंने संबंध बताया था आपको। तो भी ये यहाँ बैठ करके पुत्र का हानि और यहाँ बैठ करके पिता का हानि करेगा, क्योंकि इससे 5म और 9म में ठीक ग्रह नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? पटेल जी समझ में आया? जी गुरुजी। आगे कहता है कि जिस भाव में अष्टमेश द्वादशेश सूर्य मंगल शनि हो, उसकी दशा में भी अशुभ फल होता है। जिस भाव में अष्टमेश द्वादशेश एवं या लिख दो, या सूर्य मंगल शनि की दशा हो, उस भाव का रिजल्ट भी अशुभ होगा। तो यहाँ सूर्य को ले लिया गया है, क्योंकि सूर्य को 2 ही कंडीशन में शुभ माना गया है, यदि वो स्वराशि का हो और उच्च राशि का हो, अन्यथा वो अशुभ है। तो अन्यथा होने पर इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। यदि ये कहीं उच्च का है, स्वराशि का है, तो हम इसमें अशुभता लेकर के नहीं चलेंगे। अष्टमेश और द्वादशेश के लिए भी हम साहचर्य के नियम का प्रयोग कर लेंगे। बाकी यदि अष्टमेश और द्वादशेश है तो उसको उसी तरह से देख करके चलेंगे, उतनी ही पीड़ा बताने का प्रयास करेंगे। समझ में आया अनुराधा जी? जी गुरुजी, आ गया। आज हम अपने तरफ से इतना ही रखेंगे। 55 के बाद बता देते हैं कहाँ श्लोक में पहुंचे, अगले क्लास में देखेंगे। 59 4 ही श्लोक पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन 4 श्लोक पढ़ पाए, लेकिन पूरी दशा का सार सीख लिया हम लोगों ने। बहुत अच्छा समझे गुरुजी आज। समझ रहे हैं ना? तो पूरी दशा का सार सीख लिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी। हरीश चंद्रा जी। सर यहाँ पे सूर्य को अष्टमेश और द्वादशेश का दोष लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक। आशुतोष प्रधान जी। गुरुजी, ये जो आपने बताया कि 5म और 9म में जो मतलब पाप ग्रह रहेंगे तो पुत्र का कष्ट होगा और पिता का कष्ट होगा, ये तो लग्न से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। सोच लीजिए चतुर्थ भाव से 9म और 5म में अगर होगा तो क्या यही फल बोलेंगे कि नहीं भाई, तो फिर उससे जो फल आता होगा उसको बोलेंगे ना, उसका नाश होगा? जी हाँ। ठीक है गुरु। तो ये तो आपको एग्जाम्पल दिया गया। हाँ, एक समझाने का तरीका है, बाकी आपको अपने तरीके से समझना है। ठीक है। रंजीत पटेल। सर ये 4 दशा किस पुस्तक में है सर, किस पेज में? बृहत होरा पराशर शास्त्र में जाकर के पढ़ना।
किस पेज में है 238 सर वो? नंबर पेज, शायद 238 नंबर पेज होगा, वहाँ विषय सूची में देखोगे अपने पता चल जाएगा। अब ये सब भी हम ही से ढूंढने के लिए कहोगे तो फिर दिक्कत है, पहले ही दिन बता देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि तुम और अपनी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर थोपते चले जाओ, ठीक है ना। गुरुजी मेरे पास एक गिरीश चंद्र शर्मा वाला अंग्रेजी वाला किताब है, यहाँ पे। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें देख लीजिएगा ना कहाँ है चर दशा अध्याय। हाँ है, मैं दिखा रहा हूँ गुरुजी, वहाँ पे ये बोल रहा है अगर ट्राइनल हाउस मतलब त्रिकोण में लॉर्ड ऑफ 8th हाउस 12th हाउस सन और सैटर्न रहते हैं तो दशा खराब रहता है, यही बोल रहे हैं। हाँ तो वही तो हमने बताया। तो ये किसी भी स्थान के लिए यूज में आएगा, वो ठीक है, वहां आपको बताया गया था, लेकिन हम ये किसी भी स्थान के लिए यूज करेंगे, सूर्य मंगल शनि और अष्टमेश और द्वादशेश, ठीक है। अष्टमेश और द्वादशेश वो जो साहचर्य के नियम से परे हो, उस साहचर्य का नियम लगाने के बाद भी वो अष्टमेश रह जाता है, द्वादशेश रह जाता है, तो उसकी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बात को समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे, और इसमें मोल जो है सबसे ज्यादा मोल इसी दशा का है, सबसे ज्यादा मोल इसी दशा का। और जब चार तरीके से देखेंगे, कारकांश लग्न, आत्मकारक, पद और उपपद, तो उसमें से कारकांश लग्न का सबसे ज्यादा महत्व हो जाएगा। तो इस दोनों को ज्यादा विचार करके चलना जरूरी है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नमस्कार। राम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी नमस्कार।